Good morning students, I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, Ajmer। मेरा आज का टॉपिक बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के PSC पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रियल मास बढ़ता है। ये सबसे पहले जॉन होलोजी ने 1960 में डिस्कवर किया था और ये भी डिस्कवर किया गया था कि जब भी ये प्रोसेस होता है तो मसल के अंदर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है ये बहुत सारे सिग्नल से एक्टिवेट होता है और जिससे कि सेलुलर रिस्पॉन्सेस और सेलुलर स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और एरोबिक एक्सरसाइज, ये सारे के सारे सिग्नल्स हैं जो कि बायोजेनेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसके लिए सिग्नल भेजते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो एबिलिटी है सेल्फ रेप्लिकेट करने की, इसकी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप के दौरान रहा है, जैसे अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। तो उन्होंने कहा ये भी एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन है माइटोकॉन्ड्रिया की और सेल की। रीसेंट अगर हम माने कि क्या थ्योरी चल रही है, एविडेंसेस जो हैं वो बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बिना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ही इवॉल्व हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो कि प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन जो है उस फ्री रेडिकल्स के उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये भी माना गया है कि हायर माइटोकॉन्ड्रियल जो नंबर है किसी भी सेल के अंदर, तो ये सेल के प्रोटेक्टिव रोल को प्ले करता है, उसको डैमेज होने से बचाता है क्योंकि फ्री रेडिकल्स को ये कंट्रोल कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से प्रोड्यूस होते हैं इसके जीन्स, और ये जो है न्यूक्लियर जो जीनोम होता है वो उसी जीनोम से ये बनते हैं और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से भी बनते हैं। इनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से आते हैं, जबकि कुछ जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से एनकोड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले जो प्रोटीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से आते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोमल जो आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिक कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस के दौरान। एनर्जी सबस्ट्रेट कौन सा अवेलेबल है और कौन सा रिडॉक्स की स्टेट है किसी सेल की, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है जब माइटोकॉन्ड्रियल नंबर कम या ज़्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल जो नंबर है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सेल टाइप पर डिपेंड करेगी कि किस तरह से वहाँ पर उस सेल की डिमांड है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो फ्यूजन है या फिशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। प्रोटीन इंपोर्ट, तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बायोजेनेसिस का प्रोसेस होगा उसके प्रोटीन इंपोर्ट होते हैं। बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है वो न्यूक्लियर जीनोम से आते हैं और ये जो प्रोटीन है उसे प्रॉपरली टारगेटेड होना होता है और ट्रांसपोर्ट होना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सबसे पहले मैसेंजर जो आरएनए है वो ट्रांसलेट होता है सेल के साइटोसॉल में।
जो रिजल्टिंग अनफोल्डेड प्रिकर्सर्स प्रोटीन्स हैं, अब उन्हें रेस्पेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट में पहुंचना होता है, और ये चारों आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और मैट्रिक्स, इन चारों में से अलग अलग जगह पर इन्हें पहुंचना होता है। सारे के सारे जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में, उनके अंदर एक स्पेसिफिक एंड टर्मिनल टारगेटिंग सिग्नल होता है और उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद ये मेम्ब्रेन से अंदर मैट्रिक्स में पहुंचते हैं और वहाँ पर क्लीव होते हैं और वहाँ पर फोल्डेड हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना ये है कि हर प्रोटीन के अंदर एंड टर्मिनल सिग्नल्स नहीं होते हैं, और सिर्फ यही तरीका नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइटोसोल जो है 99% ऑफ साइटोसोलिक राइबोसोम, ये प्रिकर्सर्स प्रोटीन हो गए। ये प्रिकर्सर प्रोटीन्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, प्रिकर्सर चैपेरॉन कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फिर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी टारगेटिंग हो रही है प्रोटीन की, और मेम्ब्रेन के साथ ये एंटर कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहा है और फिर मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये सारे के सारे कुछ प्रोटीन जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम से बन रहे हैं, और कुछ जो है वो न्यूक्लियर प्रोटीन है जीनोम है उससे बन रहे हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है ये कर रहे हैं एनर्जी का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का एमिनो एसिड, लिपिड और हीम और आयरन का ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स कर रहा है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड फोल्डिंग कर रहा है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, सिग्नलिंग प्रोसेस, मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग और इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है उनको ये प्रोटीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनका आना ज़रूरी है अगर बायोजेनेसिस करना है। तो किस तरह से ये देखिए, ट्रांसलेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ये टारगेटेड प्रोटीन पहुंच रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन में, फिर यहाँ पर जाकर एक बाइंडिंग चेन बना रहे हैं और ट्रांसलोकेशन बना रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही वर्सेटाइल होता है और ये लगातार अपनी शेप बदलता रहता है, और ये जो प्रोसेस है वो फिशन और फ्यूज़न दोनों इवेंट्स के कारण होता है। अब फिशन जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का ब्रेकडाउन होता रहता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और फ्यूज़न के दौरान ये वापस नेटवर्क बन जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, और किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जो नेटवर्क है उसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया है, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होने लगता है, जैसे कि ये बहुत ही छोटे हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और फ्यूज़न के दौरान ये वापस रीबिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों अपने आप को कंट्रोल, एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम बनाए हुए रखते हैं। अब किसी भी सेल में फ्यूज़न की ज़्यादा ज़रूरत है या फिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से ये इक्विलिब्रियम बना रहता है। बहुत सारे एडिप्टेशन जो मसल के अंदर हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कितना हो रहा है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि फ्यूज़न होना है या फिर फिशन। मैमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूज़न और फिशन दोनों जीटीपेज के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि डायनामिन फैमिली का प्रोटीन है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रियल फिशन है वो DRP1 से डायरेक्टेड होता है, और ये एक साइटोसोलिक डायनामिन फैमिली का प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है वो एक स्पाइरल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बना देता है, और उसके द्वारा एक जो ब्रेक थ्रू कंस्ट्रक्शन कर देता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स में। लेकिन जब फिशन होता है
ये ब्रेक डाउन हो जाता है और फ्यूज़न के दौरान बिल्कुल डिफरेंट मेम्ब्रेन जो है डायनेमिन की वो एंकर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्यूज़न के दौरान हम देखते हैं कि MFN1 और MFN2 बीटा फ्यूज़न 1 और 2 ये जो प्रोटीन्स हैं ये जो है फ्यूज़न के लेवल को बढ़ा देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि OPL1 जो प्रोटीन है उससे मीडिएटेड होता है। रिसर्चर्स ने ये भी देखा है कि जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है MFN1 और MFN2 का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं, मसल का विगरस रोल जब प्ले होता है तो इन प्रोटीन्स का लेवल बढ़ते हुए देखा गया है। रेगुलेशन तो अब किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है वो रेगुलेट होता है। PGC1 अल्फा ये एक मेंबर है पेरोक्सिसोम्स का। ये प्रोलिफरेटर की तरह काम करता है, एक्टिवेटर की तरह काम करता है और रिसेप्टर है जो कि PGC प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा इस फैमिली का। और ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल को एक्टिवेशन की तरह काम करता है और माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ये को एक्टिवेटर कहलाता है न्यूक्लियर रेस्पिरेटरी फैक्टर 2 का और ये दोनों आपस में मिलकर NRF2 एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियर रेस्पिरेटरी फैक्टर 1 को। इस तरीके से NRF जो दोनों हैं वो एक्टिवेट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर A ये क्या करता है, एनकोड होता है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन से। अब इन दोनों प्रोसेस के अंदर स्ट्रक्चरल जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होते हैं और रीपेयर होते हैं। तो PGC1 बीटा जो है ये एक प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है PGC1 अल्फा से। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अपने नंबर को एक्सरसाइज के दौरान इनका नंबर नहीं बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का जब नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है किसी भी टिश्यू के अंदर तो या ओवर एक्सपोज्ड हो जाता है तो कोफैक्टर की तरह इंटरैक्ट करता है और वहाँ पर जाकर माइटोकॉन्ड्रियल एविडेंस में काम में आता है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस में किस तरीके से इसका रेगुलेशन हो रहा है, आप देखिए। न्यूक्लियस के अंदर PRG1 अल्फा ये जो प्रोटीन है वो DNA के साथ अटैच होकर PRG1 अल्फा क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम कर रहा है और इसमें हेल्प कर रहा है NRF1 and 2। ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो TFAM बनाते हैं, ठीक है। और ये TFAM जो प्रोटीन है वो अंदर आकर इसे रेगुलेट करती है, इसके मैसेंजर RNA का जो माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA है उसके रेप्लिकेशन को। तो वो यहाँ से जो प्रोटीन्स बनेंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA के वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस होगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का PGC1 अल्फा और NRF1 ये दोनों से TFAM प्रोटीन बन रहा है और ये अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा और जैसे ही ये रेप्लिकेट होंगे वैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से PGC अल्फा का प्रोडक्शन हो रहा है और वो अल्टीमेटली बायोजेनेसिस में काम में आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियल। अब CREB और CREB प्रोटीन्स जो है जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया, यहाँ पर फॉस्फोराइज्ड हो गया वो PKA जो है उसकी प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर देता है PGC1 अल्फा में और इसमें काम आ रहा है AMPK।
प्लस SiRT1 प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है PGC1 अल्फा। और PGC1 जैसे ही ये एक्टिवेटेड होता है वैसे ही NRF1 और NRF2 के साथ मिलकर ये TFAM बनता है। और TFAM जो अल्टीमेटली जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA है उसको स्टिमुलेट करता है उसके रेप्लिकेशन के लिए, और फिर वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस का प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है उसका नंबर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका नंबर घटता जाता है, और इस तरीके से हम इसे कोरिलेट करते हैं एजिंग के साथ। एजिंग के साथ बहुत सारी जो डिजीज़ होती है उसके अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर फिजन और फ्यूशन का जो मैकेनिज़्म माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल कर रहा है उसकी डिसफंक्शनिंग एज के साथ बढ़ जाती है। और ये माना जाता है कि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल इन्फॉर्मेशन है जो कि कंट्रोल कर रहा है फ्यूजन और फिशन को, वो प्रोटीन जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। टीलोमियर जो है उसका लॉस हो जाता है, और ये जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में। और इस कारण जैसे जैसे ये टीलोमेरेज और NERT जो है ये दोनों के दोनों जो इनकी जो एसोसिएशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिससे कि बायोजेनेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से एजिंग हो रही है। सेलुलर ऑक्सीडेटिव एक तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, और यहाँ पर इनका जो इक्विलिब्रियम है सेलुलर स्ट्रेस का डिफेंस कम हो रहा है देखिए यहाँ पर, और ये जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है। तो ये जो होम्योस्टैटिक जो बैलेंस बना के रखता है माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं बन पा रहा है। अब इसमें हेल्दी जो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस तरीके से रॉस जो प्रोटीन्स हैं वो दोनों को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद मैसेंजर जो DNA है माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और माइटोकॉन्ड्रियल क्राइसिस हो जाते हैं। ETC एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है, और कैल्शियम का जो रेगुलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे ही सेल डेथ हो जाती है, और जैसे जैसे सेल डेथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होने लगती है तो एजिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल जो बायोजेनेसिस है वो एजिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। इसमें फिशन ज़्यादा हो रहा है फ्यूजन के कंपैरिजन में। आज हमने माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस के प्रोसेस को समझा कि किस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स इसे रेगुलेट करते हैं और कौन कौन से प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेशन के अलावा एजिंग किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल फिशन और फ्यूजन से जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।